बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 पर थे और हमने अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रीन अप्रोचेस को, और आज हम बात करेंगे मैनेजर्स एंड द एथिकल बिहेवियर। पहले हम ये समझते हैं कि एथिक्स हैं क्या। जिस तरह हम बात करते हैं इखलाकियात की, तो इनफैक्ट एथिक्स क्या है कि किसी भी मुआशरे की कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ वो बुनियादी अकायद होते हैं जिन पर हम सब का यकीन होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। जैसे हम कहते हैं सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बुरी बात है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये हमारी बुनियादी जो अंडरस्टैंडिंग है, बुनियादी जो हमारे अकीदे हैं, जो हम बात को समझते हैं, ये वो हैं और इनको हम अपनी ज़बान में वैल्यूज़ कहते हैं। और यही वैल्यूज़ किसी माशरे की इखलाकियात को, एथिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो वैल्यूज़ क्या हो गई? बेसिक कन्विक्शंस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो कन्विक्शंस क्या है? जो हमारी सोच है, हमारा अकीदा है बुनियादी कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वो हमारी वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यूज़ किस में शामिल हो जाती हैं? हमारी एथिक्स में। हमारे उसूल, हमारी यही वैल्यूज़, हमारे यकीन जो हमारे उस मुआशरे के अंदर हमें बताते हैं कि क्या बात गलत है, क्या बात सही है। अगर कोई शख्स किसी के साथ बदतमीज़ी करता है तो हम कहते हैं आप एथिकली, आप इखलाकी तौर पर गलत बात कर रहे हैं। तो इसी तरह मैनेजर्स के साथ भी ये है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये है कि कौन सा मैनेजर ज़्यादा अच्छा और एथिकली बिहेव करता है, उसका बिहेवियर एथिकल है, वो इखलाकियात को सामने रखता है, बात सच करता है, तमीज़ के साथ बात करता है। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में, उनके कंट्रोलिंग में। जब काम हो रहा होता है एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करेंगे, जैसा मैनेजर बिहेव कर रहा होगा उसका असर एम्प्लॉयज़ पे भी आएगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हमने कैसे एथिक्स को मैनेज करना होता है। वो कहता है कि हमारे पास पर्सनालिटी वेरिएबल्स होते हैं। किसी भी इंसान की शख्सियत दूसरे इंसान से डिफरेंट है, किसी मैनेजर की, किसी एम्प्लॉय की। तो कहता है कि इसमें जो एक वेरिएबल है वो कहलाता है ईगो स्ट्रेंथ। ईगो स्ट्रेंथ क्या है? अ पर्सनैलिटी मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सनस कन्विक्शन। एक इंसान अपने जो उसकी नज़रियात हैं वो उनके ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है, कितना उसके साथ पक्का जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, अगर एक शख्स को ये बताया गया है कि सच बोलना अच्छी आदत है, धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है, तो हम कहेंगे कि वो उसका जो ईगो स्ट्रेंथ है वो हाई है, वो ज़्यादा है। ऐसे बंदों के बारे में हम ये कहा करते हैं कि जिस बंदे की ईगो स्ट्रेंथ हाई हो, जो अपने उन नज़रियात पर कायम रहे, सच पे, हक पे, किसी को नुकसान ना पहुंचाने पे, तो हम कहते हैं कि यार ये वाला बंदा अच्छा है। हाई जो जिसकी ईगो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है। और लो वाला को हम कहते हैं कि नहीं यार, इस बंदे के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, इसकी ईगो स्ट्रेंथ लो है, लिहाजा हम नहीं समझते कि ये एथिकली स्ट्रांग होगा या ये कोई सही डिसीजंस करेगा एथिकल, राइट। तो ईगो स्ट्रेंथ जो है ये एक पर्सनैलिटी वेरिएबल है जो कि हमें डिफरेंट करता है बाकी लोगों से। अगर हम अच्छी बातों पे, जो हमारी कन्विक्शन है, हमारे अकायद हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ नज़रियात हैं, जो हमने बचपन में समझ लिए थे, सच बोलना अच्छी आदत है, धोखा ना देना अच्छी आदत है, तो वो सब चीज़ें हमारी ईगो स्ट्रेंथ के वेरिएबल में आती हैं। सेकेंड वन इज़ द लोकस ऑफ कंट्रोल। ये ज़रा पहले लफ्ज़ को समझें। लोकस ऑफ कंट्रोल ये होता है कि हम ये सोचें कि एक चीज़ मेरे कितने काबू में है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात आप बच्चे कई मायूस होते हैं, कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार। तो हम कहते हैं कि इनफैक्ट लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? किसी भी पर्सनैलिटी का वो फीचर दैट मेजर्स द डिग्री टू विच पीपल बिलीव दे कंट्रोल देयर ओन फेट। मैं कितना यकीन रखता हूँ कि मैं अपनी तकदीर को ख़ुद बदल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कहा हुआ है कि मेहनत करोगे, दुआ करोगे तो तुम्हारी तकदीर बदली जाएगी, ठीक है। हमारा जो कुछ लिखा भी गया है, कहा जाता है जिस तरह आज 21 की रात है तो हम अपनी तकदीर बदल रहे होते हैं, हम अपने आमाल से, अपनी मेहनत से। एक शख्स अगर यही कहता रहे कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और वो बैठ जाए, तो फिर डेफिनेटली उसकी किस्मत ख़राब ही हो जाएगी। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा बंदा जो ये कहता हो कि नहीं नहीं मैं मेहनत करूँगा तो मेरा कंट्रोल मेरे डिसीजंस पर है, मेरा कंट्रोल मेरे काम के ऊपर है,
मेरा कंट्रोल जो है मेरे मेरे फैसलों के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, ये मानने वाला शख्स, ये वो वेरिएबल है कि ऐसा शख्स जिसको हम कहते हैं ना कि इसका ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ है, तो उसका मकसद ये होता है कि ये बंदा जो है ना, ये तकदीर बदलने को मानता है, ये बैठ नहीं जाता, ये हिम्मत नहीं हारता, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेहनत ज़रूर करता है, फिर आगे जो भी उसके लिए रिजल्ट्स आए लेकिन ये कोशिश करता रहता है। इसके बरक्स जो दूसरा शख्स है वो होगा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ। क्या मतलब, वो हमेशा ये कहेगा कि जी मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मेरे नसीब अच्छे नहीं हैं, मैंने जो ये काम किया है मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया, हालात मुवाफिक नहीं थे। तो लिहाजा याद रखिए दो चीज़ें हैं, ईगो स्ट्रेंथ यानी हम अपने नज़रियात के साथ कितने स्ट्रांग जुड़े हुए हैं, और दूसरा है कि हम कितना यकीन रखते हैं कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको कर सकते हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पर्सनैलिटी वेरिएबल्स के अंदर आते हैं जो एक मैनेजर को, एक एम्प्लॉय को अच्छा एम्प्लॉय, गोल के लिए लड़ने वाला एम्प्लॉय, मेहनत करने वाला एम्प्लॉय बनाते हैं और मैनेजर बनाते हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक शख्स कैसे एथिकल बिहेव करेगा या अनएथिकल बिहेव करेगा। कहते हैं तरीका क्या हो रहा होता है, काम कैसे होता है। पहले इस डायग्राम को समझते हैं, फिर इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं पहले कोई एथिकल डायलेमा है। कोई डायलेमा क्या चीज़ है, डायलेमा है हमारे पास कोई अलमिया जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर अब रिएक्शन आना है, अब मैंने बिहेव करना है कि मैं एथिकल बिहेव करूंगा या इनएथिकल बिहेव कर जाऊंगा उस इशू की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से, यानी मेरा बिहेवियर क्या होगा। तो अब देखते हैं कि हमारे बिहेवियर को डिटरमिन कैसे किया जाएगा। कहता है पहले कोई हमारे पास कोई ऐसा इशू आया, फिर स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट हुई। अभी हम पढ़ेंगे इसको कि इंसान तीन हमारे पास स्टेजेस होती हैं, बल्कि मैं इसमें आपसे बात कर लेता हूँ एक सेकंड पे। ये देखिए ज़रा, ये है मोरल डेवलपमेंट की तीन स्टेजेस, लेवल्स, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल्ड। अब वो कहता है कि अमूमन जो लोग होते हैं वो इन तीन लेवल्स में से कहीं पर होते हैं, और उसने हर लेवल के अंदर हमें दो दो स्टेजेस बता दी, यानी 3 लेवल्स हैं और 6 हमारे पास स्टेजेस हैं। पहली जो बिल्कुल शुरू की स्टेज है, कहते हैं इसमें एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो रूल्स के साथ चिपकते हैं। वो बस कहते हैं जो चीज़ मुझे रूल बुक कह रही है मैंने वही करना है। क्यों? क्योंकि वो डरते होते हैं फिजिकल पनिशमेंट से या दूसरी पनिशमेंट से। जैसे हम स्कूल में जाए ना और एक बच्चा जाता है तो हम कहते हैं आपने शोर नहीं करना है वरना सज़ा मिलेगी। तो ये प्री कन्वेंशनल है, शुरू की स्टेज है, जब उस बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने चुप क्यों होना है, बस उसको ये पता है कि अगर मैं शोर करूंगा तो मेरी पिटाई होगी या मुझे कोई सज़ा मिल जाएगी। तो लिहाजा वो चिपक जाता है उस रूल के साथ, वो खामोश रहने की कोशिश करता है। और इसी लेवल के ऊपर जो सेकंड स्टेज आती है हमारे पास, फॉलोइंग रूल्स ओनली व्हेन डूइंग सो इज़ इन योर इमीडिएट इंटरेस्ट। अब ये वही वाली बात है कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा होगा, मेरा इंटरेस्ट क्या है। जाहिर सी बात है कि मैं चाहूँगा कि मेरा काम अच्छा हो, मेरी क्लास में बेइज्जती ना हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेइज्जती ना हो। तो लिहाजा मैं फिर अपने आप को उन रूल्स के साथ जोड़ कर रखूँगा जो मुझे बता दिए गए। अब इसके बाद अगर आप मेरे बिहेवियर को देखना चाहें, अगर मैं थोड़ा सा टाइम गुजार चुका और अब मेरा ये चेंज हो रहा है, तो कन्वेंशनल पे अगर मैं आता हूँ तो देखिए, लिविंग अप टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड बाय पीपल क्लोज टू यू। अब मैं अपने लिए नहीं सोच रहा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं इस मौके पे कैसा बिहेव करूँगा। मैं शोर कर दूँगा, मैं लाउड हो जाऊँगा, मैं आसानी के साथ उस चीज़ को एब्जॉर्ब करूँगा। तो लिहाजा ये देखो, अब मैं अपने करीब के लोगों को सोच रहा हूँ। फिर क्या है, मेंटेनिंग कन्वेंशनल ऑर्डर बाय फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस टू विच यू हैव एग्रीड। मैंने नौकरी में आते हुए कोई एग्रीमेंट किया था, मैंने कुछ बातों के ऊपर माना था कि मैं इस तरह से बिहेव करूँगा, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करूँगा। तो लिहाजा इस लेवल पर रहते हुए हम फिर भी अपनी उन ऑब्लिगेशंस को, कि मेरे इर्द गिर्द वाले क्या सोचेंगे और मेरी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, हम बस इस हद तक रहते हैं। लेकिन जब हम प्रिंसिपल्ड हो जाते हैं, ऐसे बंदे जो जिनका ईगो स्ट्रेंथ वाला वेरिएबल हाई हो, जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हों, तो फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वैल्यूइंग राइट्स ऑफ अदर्स। अब वो ये नहीं सोचे दूसरा क्या सोच रहा है, वो सोचते हैं दूसरे को फ़ायदा कैसे होगा, उसके राइट्स क्या है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ को मैं फॉलो करूं जिससे कि बाकी सबको भी फ़ायदा हो।
और इसमें जो छठा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको इसको मिसाल के साथ बताता हूँ। पांचवें में क्या था, हम दूसरों के राइट्स को देखें, हम सिर्फ ये सोचें कि सही क्या है, हम उसके ऊपर अमल करें, और फिर हमें ये फर्क ना पड़ता हो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, हम सही पे डट जाएं। और छठा पॉइंट इससे भी आगे है कि आपने कानून तोड़ देना, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन बुक में इसको पढ़कर देखिएगा, बड़ी सही बात है कि आपने कानून तोड़ देना है एथिकल हो जाने के लिए। आपके प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर मैं एक रोड के ऊपर एक सिग्नल पे खड़ा हूँ और सिग्नल रेड है, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी लम्हे मेरे पीछे एक एम्बुलेंस आके रुकती है, तो देखिए अब मेरी एथिक्स मुझे क्या समझा रही है, मैंने क्या चूज करना है, एथिकल रास्ता क्या है। अगर मैं प्रिंसिपल्ड हूं ना, तो मैं फौरी तौर पे इशारा तोड़ के अपनी गाड़ी को या तो साइड पे करूंगा आगे जाकर, या मैं निकलूंगा ताकि मैं उस एम्बुलेंस को रास्ता दूं जो कि अचानक मेरे पीछे आके खड़ी हो गई है। अब लोग कहेंगे कि जनाब आपने काम क्या किया, आपने तो कानून तोड़ा है। लेकिन देखिए मैं अब इस तरह से सोच रहा हूं कि मुझे एक जान बचानी है, और एथिकली अगर मैं किसी और गाड़ी से टकरा नहीं रहा और मैं उसको रास्ता दे सकता हूं, तो मेरे लिए लाजिम है कि मैं एथिक्स पर अमल करूं। बेशक कानून टूट जाए, वो लाल इशारा टूट गया, लेकिन मुझे पता चला कि मैंने किसी को एक्सीडेंट नहीं किया, किसी को हिट नहीं किया या किसी से हिट नहीं हुआ, और मैंने रास्ता भी दे दिया। तो ये वो लेवल होता है जिसको हम प्रिंसिपल्ड कहते हैं। तो बुनियादी, प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल एंड देन प्रिंसिपल्ड। अब जरा आप इसको देखना शुरू करो तो देखो ये हमारी स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, हम किस स्टेज के ऊपर है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे मॉडरेटर्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, हर शख्स मुख्तलिफ तरह बिहेव करेगा, हर एक की खुसूसियात अलग हैं। कोई गुस्से का तेज़ है, कोई सॉफ्ट है, कोई उसूल पर चलने वाला है, कोई थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। इसी तरह उस इशू की इंटेंसिटी क्या है, कोई छोटा सा मामला है, कोई बहुत ह्यूज मामला है जिसमें बहुत सारे लोगों को मसले होने वाले हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर होता है, हम सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम सब उसके आदी हो चुके होते हैं। लिहाजा ये भी अपना रोल प्ले करेगी कि एक शख्स उस सख्त हालात में, उस एक इवेंट हो जाने पर कैसे बिहेव करेगा। तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उस इशू की इंटेंसिटी, उसका हुजम, उससे कितने लोगों को नुकसान पहुंचने वाला है, क्या 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 परेशानी आने वाली है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ये में भी हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स होते हैं। लाइक मैं आपसे एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को कहता है अगर आप एथिकल बिहेव करेंगे, अगर आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। देखो हम छोटी क्लास से बात शुरू कर रहे हैं। अब अगर मैनेजर्स का है, अगर आप किसी भी इवेंट पे, किसी भी डायलेमा पे, अगर आपको कोई इशू आता है ऐसा और आप उस पर एथिकल बिहेव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। तो नोट करो कि ये चीज़ें भी अभी हमने देखनी है, और इन सब की बुनियाद के ऊपर आप देखो हमारा कोई भी मैनेजर या एम्प्लॉय जो उसका बिहेवियर है वो एथिकल या अनएथिकल बनता है। यानी अब देख लो कोई इवेंट आया, हम अभी प्री कन्वेंशनल उसमें स्टेज के अंदर बैठे हुए हैं, हम प्रिंसिपल स्टेज में आ चुके हैं कहाँ पर, और उसके बाद ये सारे वेरिएबल्स देखकर हमारा बिहेवियर बनता है। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं किसी भी मैनेजर के, किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर पर, कि वो एथिकल है या अनएथिकल है। अब आप देखिए, आपने यहाँ पर देखा था मोरल डेवलपमेंट, मैंने आपको अभी ये बताया था कि 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल। और इसने क्या कहा था, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंटेंसिटी ऑफ द एथिकल इश्यूज। अगर आप नोट करो तो ये 4 चीजें हैं जिनके साथ वो जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो अब जरा इन 4 चीजों को देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, organizational characteristics and mechanism that guide and influence individuals ethics। अब आप जरा सोचिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के फीचर हैं, उसके तरीके हैं, उसके अंदर कोई ऐसी उन्होंने पॉलिसीज बना रखी हैं जो कि गाइड करते हैं या असरअंदाज होते हैं किसी भी शख्स के ऊपर कि वो एथिकल बिहेव करे, वो अच्छा बिहेव करे, वो बुरा ना करे। तो क्या उसने एग्जांपल इंक्लूड की, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अच्छे बच्चों की तरह नौकरी करेंगे, आप अच्छे मैनेजर्स की तरह बिहेव करेंगे तो आपको अप्रेजल्स मिलेंगे, आपकी जॉब में आपको प्लस होता जाएगा।
रिवॉर्ड एलोकेशन सिस्टम्स होते हैं बाज़ जगह पर कि अच्छा जनाब आपने ये चीज़ अच्छी की, आपने अपने गोल्स को सही मीट किया, आपने एथिकल बिहेव किया, लिहाजा हम आपको ये रिवॉर्ड देते हैं। ठीक, और इसमें एक चीज़ उसने बड़ी इंपॉर्टेंट शामिल की है, बिहेवियर्स ऑफ द मैनेजर्स। वो कहते हैं जिस तरह मैनेजर बिहेव कर रहा होता है नॉर्मली उसी की तरह एम्प्लॉयज़ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक मैनेजर एग्रेसिव है तो उम्मीद की जा सकती है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी एग्रेसिव हो जाएं। अगर एक अनएथिकल है तो मुमकिन है कि उसके नीचे वाले भी अनएथिकल हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ये बता रहा होता है कि बिहेवियर ऑफ मैनेजर भी जो है आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर शामिल है कि आप कैसे अपने लोगों को ठीक करेंगे। तो ऊपर वाला अगर ठीक है तो उसको देखकर नीचे वालों को लामहला ना चाहते हुए भी उनको ठीक होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की बात लिखी हुई है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, उसको देखिएगा। वो कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर कोई भी ऐसा गोल सेट कर देते हैं, अगर आपने इतने फ़ीसद नंबर लाए तो आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं छोटे बच्चों से मिसाल शुरू करता हूँ, फिर इसको बड़े लेवल पर लेकर आते हैं। अब क्या होगा, हमने उस बच्चे के जहन में डाल दिया कि आपने नंबर कैसे भी लेने हैं, आपका गोल है 99%। जिस तरह आजकल आप बच्चों के 1150 में से 1149 नंबर आ जाते हैं, हमारे लिए हैरत अंगेज़ है लेकिन आ जाते हैं। तो अब वो बच्चा किसी भी तरह कोशिश करेगा, वो अनएथिकल भी हो जाएगा, चीटिंग भी करेगा, फर्रे भी चलाएगा, आप लोगों की तरह ऑनलाइन चीटिंग भी करेगा फुल टाइम बैठ के। तो लिहाजा उसको बस ये फिक्र है कि मैंने नंबर लेने हैं। तो कहता है ये एक इंतहाई गलत अप्रोच है। इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड तक देखती है कि अगर, अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं, आपने कहा इतनी, और ये उसने मिसाल दी है बुक में, इसको पढ़िएगा ज़रूर। उसने कहा कि अगर आप इनको गोल सेट करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट इतनी बनानी है और आप अनरियलिस्टिक सी अप्रोच बनाते हैं ज़्यादा काम लेने के चक्कर में कि एक हफ्ते में इतनी बना दो, तो अब ये जो बंदा है वो आपके उस गोल को पूरा करने के चक्कर में अनएथिकल हो सकता है। उन्होंने मिसाल दी कि उनके एम्प्लॉयज़ ने अनफिनिश्ड, बैडली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देनी शुरू कर दी, यानी वो प्रोडक्ट अच्छी रही नहीं। उन्होंने फिर वो सिर्फ काम चलाया, उन्होंने कहा जी 100 दाने पूरे करने, गिनो तो पूरा करो। तो लिहाजा वो यहाँ पर बड़ा उसने क्लियर ये कहा है कि अगर आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं रिवॉर्ड देने का, शाबाशी देने का, पैसे देने का, तरक्की देने का, तो आपको फिर भी सोचना होगा कि उसमें एथिक्स ना कहीं पे ख़राब हो रही हो, वो बंदा दूसरों की नौकरी ख़राब करके ऊपर ना आ रहा हो, बल्कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। तो लिहाजा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कल्चर की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक कल्चर होता है, और उसके अंदर तमाम लोग उन वैल्यूज़ को, उन अक़दार को शेयर कर रहे होते हैं। अगर अक्सरियत जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की बेईमानी नहीं करती, हलाल प्रॉफिट कमाती है, काम को अच्छा करती है, तो आप देखेंगे कि बाकी तमाम जो लोग, कुछ शरारती लोग भी मौजूद हैं जो कि उतनी मेहनत से काम नहीं कर रहे, उनको बाकियों की वजह से करना पड़ता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही मेहनत है, अच्छा काम करना है। तो लिहाजा अब ज़रा आप यहाँ पर देखिए, एन अप्रोच टू मैनेजिंग इन विच मैनेजर्स इस्टेब्लिश एंड अपहोल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल शेयर्ड वैल्यूज़। मैनेजर्स पे उसने जिम्मेदारी डाली है कि वो लोग उन कल्चर को बना रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो कहता है पर्पस क्या होता है, गाइडिंग मैनेजरियल डिसीजंस, कि हमें ये पता हो कि मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड करना है, उसने कैसे फैसले करने हैं। फिर शेपिंग एम्प्लॉय बिहेवियर्स, अब मैनेजर्स को छोड़ दें, एम्प्लॉयज़ को सोचें, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। ऊपर से डिसीजन तो आ गया, अब नीचे वालों को हम कैसे समझाएंगे, तो लिहाजा उसको देखते हैं। फिर इन्फ्लुएंसिंग द डायरेक्शन ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, ये एक बड़े मज़े की मिसाल है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अब आपको एथिकल और अनएथिकल यहाँ पे बड़ा मज़े का समझ में भी आ जाएगा। देखो बेटा, बहुत से इश्तिहारों के अंदर आपने लिखा हुआ देखते हैं, बड़ा सा एक बोर्ड लगा होगा, उस पर कोई तस्वीर होगी और लिखा होगा 50% ऑफ, और आप उधर से गुजर जाएंगे। जब सेल पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इश्तिहार जब कहते हैं भाई आपने तो लिखा था 50% ऑफ है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, 50% ऑफ के साथ एक छोटा सा स्टार भी था, और जब उस स्टार को हमने नीचे जाकर अगर आप देखते हैं ना उसी इश्तिहार पे, तो वहाँ लिखा हुआ था सिलेक्टेड आइटम्स। तो ये सिलेक्टेड आइटम्स पड़ी हैं आपके सामने, ये 50% ऑफ है, बाकी पे 5% ऑफ है, और आप वहाँ से बुरा भला कहते हुए आ जाते हैं। तो देखो, ये मार्केटिंग एफर्ट्स को ठीक रखने का भी तरीका होता है। फिर उनको अब ये बताएगा कि अखलाकियात पढ़ाई जाती है, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, ऑल्दो कि वो चलते हमने कम देखे, लेकिन डेफिनेटली हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं जिनको कि फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है,
बिल्डिंग टीम स्पिरिट, अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम काम कर रही है, कई टीम्स काम कर रही हैं, तो अपने मोराल को हाई रखने के लिए, अपने स्पिरिट को बेहतर करने के लिए हमें शेयर्ड वैल्यूज़ चाहिए। अगर हम ये देखते हैं कि हमारी टीम में ज़्यादा लोग, जो मैं एक मिसाल देता हूँ, क्लास में आप लोग होते हैं, अगर आपकी क्लास में या आप एक ग्रुप में, चले हम ग्रुप कहते हैं, ज़्यादा लड़के नमाज पढ़ने वाले हैं, तो जो एक आधा शरारती है जो कभी कभी स्किप कर देता है, तो वो भी साथ चला जाता है कि यार अब वो सभी जा रहे हैं, तो उसका भी फिर उसी स्पिरिट में चलना होता है। इसी तरह से अगर हम एक मैच खेल रहे हैं और अगर हमें स्पिरिट को हाई रखना है, अगर टीम के साथ बाकी लड़के मेहनत करने वाले हैं, तो एक दो निखट्टू जो होते हैं वो भी मेहनत करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो डिफरेंट टीम, मार्केटिंग की टीम काम कर रही है, डेवलपमेंट की टीम काम कर रही है, टेस्टिंग की टीम काम कर रही है, हर टीम को अपने स्पिरिट को बेहतर रखना होता है। मैं आपसे मिसाल देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। आपको मालूम हो चुका कि इस सॉफ्टवेयर में एक बग है और आपको पता है कि ये बग नुकसान पहुंचाएगा, ये सॉफ्टवेयर काम में कहीं पर किसी एक मौके पर जाके मसला करेगा, और आप उस वक्त वो काम छुपा जाते हैं, आप नहीं बताते कि इसमें बग है और आप उसको जाने देते हैं, तो आपको पता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट ख़राब होती है कि ये बग आ गया है जी, इनकी टेस्टिंग टीम अच्छी नहीं थी, तो लिहाजा इन चीज़ों को ठीक करना होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, द बॉटम लाइन ऑन शेयर्ड कॉरपोरेट वैल्यूज़, जो बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए उसने जो आखिरी बात कही वो क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। जो वो फैसले करेगा वो हक पर होंगे, वो दुरुस्त होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, और जो उसके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, आप किसी भी स्टोर पर जाते हैं, आप किसी भी मॉल में जाते हैं, तो अक्सर आप जब वापस आते हैं तो आप कहते हैं यार इनकी सर्विस बड़ी अच्छी थी, इनके लड़के बड़े एजुकेटेड से लग रहे थे, यार ये तमीज़ से बात कर रहे थे। तो आप नोट करो कि आप एक सिर्फ आपने वहाँ पे एक कप चाय पिया या खाना खाया, लेकिन आप आके भी उनकी तारीफ़ कर रहे हो और दूसरों को भी बता रहे हो जगह अच्छी है यार, उनकी टीम या उनके जो एम्प्लॉयज़ है ना उनका बिहेवियर अच्छा है, यार उनकी जो पॉलिसी है ना वो बड़ी अच्छी है। मैं आपको इसी मिसाल देता हूँ कि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारा यहाँ वाला बंदा हमें, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कह देता है, अच्छी शॉप है तो, स्टोर है तो, कि सर आप इसको खोल कर देख लें, अगर आपको इसमें कोई मसला नज़र आए तो आप चेंज कर लें। इसके बरक्स जो हमारी बैड एथिक्स हैं वो उसे बंदा पहले ही हमें कह के भेज देता है, भाईजान उन्होंने खोलियो ना, अगर आपने इसको खोल लिया तो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है फिर हम अपने आप को सोचना शुरू करते हैं कि एथिकली कौन बेहतर है कौन बुरा है, और ये बिजनेस पे फ़र्क डालता है। फिर हम दोबारा उसके पास नहीं जाते जो हमें पहले ही मुंह फाड़ के कह चुका है कि भाईजान ये वापस कोई नहीं होगा, तो लिहाजा हम वहाँ से बिजनेस नहीं करते, चीज़ नहीं खरीदते। अब देखिए वहाँ पर दूसरी चीज़ थी इशू इंटेंसिटी। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एथिकल इशू हमारे सामने आ गया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई एथिकल, तो वो कितना बड़ा इशू है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है या लो है। तो क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन इशू इंटेंसिटी और हाउ इम्पॉर्टेंट एन एथिकल इशू इज टू एन इंडिविजुअल। यानी अब देखो क्या मतलब हुआ कि जो भी इशू है ये किसी बंदे के लिए कितना अहम है, कितना बड़ा है, और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रेटनेस ऑफ हार्म, नुकसान कितना ज़्यादा होगा। कंसेंसस ऑफ रॉन्ग, कितने लोगों का कंसेंसस है, सब लोग यकजा हैं कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, कितने चांसेस हैं कि नुकसान पहुंचेगा। इसमें हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर का बग आपको एक एग्जांपल दी थी। आप मेडिसिन में देख लो कि पता चल रहा है हमें कि ये मेडिसिन इस तरीके से यूज़ की जाए तो इशू कर सकती है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि प्रोबेबिलिटी कम है, हम कहते हैं जान दो, चांसेस कम है किसी को कुछ होगा तो जाने दो जी इसको। तो ये देखो अब इमीडिएसी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ये जो वाकया है, जो इवेंट है, जो एथिकल इशू आया हुआ है, इसका कितना करीबी हम पे इम्पैक्ट है, कितना इमीडिएट है, कितना जल्दी इसका इस इशू का हम पे कोई इसके असरात मुरत्तब होंगे। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ विक्टिम्स, कितने लोग इसमें घसीटे जाएंगे, कितने लोगों को इस पे इशू आएगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट, और ये कितना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हाई या कितनी लो होगी। तो अब देखो किसी भी मसले को समझना होता है,
अगर वो मसला बहुत गंभीर है, बहुत परेशान कुन है, तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर नुकसान भी ज़्यादा होगा। शायद उसके अंदर हमें नज़र आए कि इसके नताइज बहुत से लोगों के लिए गलत हो जाएंगे, तो हम कहेंगे यार ये इसकी इंटेंसिटी हाई है। अगर लगे कि नहीं छोटा सा इशू है, कम लोगों को मसला बनेगा, कम लोगों के साथ ये इशू आएगा, नुकसान भी छोटा सा होना है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी लो है। तो लो इंटेंसिटी वाले इश्यूज़ को मैनेजर नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं, मीडियम वाले को भी एब्जॉर्ब करते हैं। हाई के ऊपर उनका बिहेवियर पता चलता है कि वो एथिकल रहेंगे या अनएथिकल हो जाएंगे। तो ये इशू इंटेंसिटी भी हमारे बिहेवियर को बनाने और अच्छा बनाने या बुरा बनाने में अपना रोल अदा करती है। अब ज़रा आप देखिए, उसने यहाँ पे इशू इंटेंसिटी को बताना शुरू किया। जो हमने 5-6 चीज़ें पढ़ी, ग्रेटनेस ऑफ हार्म, मैंने जो कहा था कितना बड़ा है, कितने लोग, तो देखो हाउ मेनी पीपल विल बी हार्म, कितने ज़्यादा लोगों को इससे तकलीफ होगी इस एक इशू से। या अगर कोई हम फैसला करने जा रहे हैं, ये फैसला भी चलो अनएथिकल है, कोई अगर डिसीजन हम कर रहे हैं तो इससे कितने लोगों को इश्यू होगा। कोई अगर एथिकल या अनएथिकल इशू आ रहा है उससे कितने लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। देखो कंसेंसस ऑफ रॉन्ग, कितने लोग, जो मैंने बात की थी, कितने लोगों का उसके ऊपर इजमा है, सब लोग उसके ऊपर एग्रीड हैं कि जी ये चीज़ गलत है, सब लोग उसको गलत कह रहे हैं, कम लोग गलत कह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म, मैंने कहा था कितने चांसेस हैं, कितना लाइकली है कि इससे ये नुकसान होगा या नहीं होगा। नोट कीजिए, इमीजिएसी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या मतलब था, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो भी इशू है इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, इमीडिएट होगा या आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात नज़र आएंगे, इसको भी देखना होता है। फिर प्रॉक्सिमिटी ऑफ विक्टिम्स, हाउ क्लोज आर द पोटेंशियल विक्टिम्स, कितने कितने उस प्रॉक्सिमिटी होता है एरिया, हमारे इर्द गिर्द की जगह, कि किन लोगों तक इसके असरात पहुँचेंगे। और फिर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्ट, हाउ कंसंट्रेटेड इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द विक्टिम्स, कितना उन विक्टिम्स वो है जिनके ऊपर उसका असर पड़ना है, उस इशू का, उस एथिकल अनएथिकल इशू का, उस इवेंट का जो अकर हो गया है, उस डिसीजन का। तो लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और इनकी बुनियाद के ऊपर उस इशू की इंटेंसिटी मैयर की जाती है कि वो बहुत अहम इशू है, दरमियाना इशू है, छोटा इशू है, और उसके मुताबिक फिर हम लोग अपना रिएक्शन या एक्शन पोज करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, एथिक इज एन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, एथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल। अब आप इस बात को समझ लीजिए, हर मुल्क की अपनी एथिक्स हैं, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, हर मुल्क का अपना सोचना है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो यही है कि हम पॉजिटिव सोचें, हम सच बोलना सिखाते हैं, हम ईमानतदारी सिखाते हैं, ईमानदारी सिखाते हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी मज़हब बेईमानी नहीं सिखा रहा होता। तो अगर आप गौर करें तो मज़हब की बेसिस पे जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो मज़हब के साथ चलती हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, नुकसान किसी को नहीं देना। तो वो क्या कह रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस डिटरमिन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ऐसी, अब मैं आपको इसकी मिसाल बहुत क्लियर दे सकता हूँ, मैं कोई ऐसी बात ऊंचा हंसना या मैं मस्जिद में नहीं कर सकता क्योंकि वो बिल्कुल अलग एक सीन है। लेकिन हाँ, जब मैं किसी महफिल में दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ, गैदरिंग में होता हूँ, तो मैं हंस सकता हूँ ऊंचा। तो लिहाजा ये एक छोटी सी मिसाल है। अब अगर हम ये देखें कि डिफरेंट मुल्कों के कल्चर अलग हैं, किसी बात जो कि हमारे यहाँ पे एक बात है शायद वो पसंद ना की जाती हो मार्केटिंग में, इश्तिहारात में, और मुमकिन है किसी और मुल्क के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो। तो लिहाजा जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर एक जैसे नहीं लगाए जा सकते। अमेरिका में जो कुछ एथिकल है शायद हमारे यहाँ उसका कुछ भी एथिकल ना हो, हम उसको एथिकल मानते ही ना हो, राइट। तो लिहाजा ये हर इलाके, हर सोसाइटी के मुताबिक बनता है। फिर वो कहता है, सेकंड आप देखिए ज़रा, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये एक एक्ट है जो कहता है कि किसी भी फॉरेन ऑफिशियल को करप्ट करना, उसके साथ उसको कुछ लेन देन करना, ये इल्लीगल है। लेकिन फिर कहता है टोकन पेमेंट जो दी जाती हैं, ऑफिशियल्स को जो टोकन पेमेंट दी जाती हैं, ये परमिसिबल हो जाएंगी, ये जायज़ समझ ली जाएंगी अगर उस मुल्क के अंदर टोकन मनी देना, टोकन पेमेंट्स देना ऑफिशियल्स को अलाउड हो। तो फिर वो वहाँ अगर ले रहा है तो उसको फिर हम मान जाएंगे कि ठीक है,
उस कल्चर के अंदर ये अनएथिकल नहीं था। लेकिन जो एक्ट है वो क्या कह रहा है कि आपके किसी भी फॉरेन ऑफिशियल को आप करप्ट नहीं करेंगे, उसे किसी भी तरह की कोई टोकन्स नहीं देंगे। और साथ ही कह रहा है कि अगर उस मुल्क में वो जायज़ है जहाँ पर कि वो फॉरेनर है तो वहाँ पर फिर वो उसको सही समझा जाएगा। ये आपकी एक रीडिंग असाइनमेंट है। ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है। इसको आपने देखना है, पढ़ना है, बहुत आसान है एक एक पॉइंट के। और फिर मैं इसमें से आपसे सवाल करूंगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फिर जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं जिसको हम लेबर कहते हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इन्वायरमेंट के लिए उनके पास कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और एंटी करप्शन के ऊपर वो क्या कह रहे होते हैं। तो लिहाजा ये 10 पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें कहा जाता है कि हमने एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना होता है, इनकरेज करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, सड़क हो, अस्पताल हो, कोई भी जगह हो, तो हमें इनकरेज करना चाहिए एथिकल बिहेवियर को। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कहा जाता है आप साफ़ सुथरे होकर आए, कंघी कर आए। मैं आपकी क्लास में जब शुरू में जब ये ऑनलाइन नहीं था तो हमेशा कहता कि मुंह हाथ धोकर आओ, फ्रेश होकर आओ, कंघी प्रॉपर करो, हेयर कट करवाओ, अंगूठियाँ उतारो हाथों से। मैं क्या कह रहा था, इनफैक्ट देखो ये था कि तुम लोगों को बार बार इनकरेज किया जाए ताकि तुम सब बच्चे देखने में ही नज़र आओ कि हाँ यार ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ये अपने देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कीमती कपड़ा पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ साफ़ कपड़ा पहनना, इस्त्री करके पहनना ज़रूरी है। बहुत अच्छे कोई जेल्स लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कंघी करना ज़रूरी है। किसी ब्रांड का जूता पहनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक साफ़ सुथरे जूते को पॉलिश करके पहन कर आना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप देखें कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाता है और आप लोग इसी तरह मुंह धोए बगैर जाते हैं तो हमें पहले दिन ही शिकायत आ जाती है, वो जी बच्चा आया था, टी शर्ट पहनी हुई थी, आधी टी शर्ट पैंट के अंदर जीन्स में थी, आधी बाहर थी, नीचे उसने सैंडल्स पहने हुए थे। आपने देखिए ऑफिस में जाने के बाद आप उसके माहौल को देखें, अगर आपको लगता है वहाँ पे सब कैजुअल से आ रहे हैं तो आते रहें, लेकिन कम से कम पहली एंट्री अगर आपको नहीं पता कि वहाँ का माहौल कैसा है तो आप कम से कम साफ़ सुथरे होकर कंघी करके और प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाते हैं। फिर मैं कहूँगा महंगी नहीं, लेकिन प्रॉपर पतलून पहनी हो, उसके साथ टी शर्ट के बजाय कॉलर वाली शर्ट हो, अगर मुमकिन है टाई बांध जाए, शलवार कमीज़ पहनी है, साथ वेस्ट कोट पहन लें, या नीचे अपनी चप्पलें जूते जो भी आपने पहने, पेशावरी चप्पलें वगैरह वो पहनिए ताकि आप प्रॉपर लगें। ठीक है, तो ये ना लगे कि मुश्किल में से गुजर के कहीं से आए हैं और बस नौकरी के लिए आ गए। तो अब ज़रा देखिए वो क्या कहते हैं, उसने क्या अपने लिए मयार रखा है इनकरेज करने के लिए, हायर इंडिविजुअल्स विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये देखो, ये जब हम आर्मी में जाते हैं, जब हम और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो वो कुछ हमारे अंदर देख रहे होते हैं। आर्मी आपको स्ट्रांग देखना चाहती है, आपकी मेंटल वो एबिलिटी देखना चाहती है कि आप फॉलो भी करें, आप लीड भी करें। और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके अंदर डिफरेंट फीचर्स देखना चाहते हैं। तो देखो अब उसने क्या कहा कि आप हायर ही ऐसे इंडिविजुअल करें, उन लोगों को हायर करें जो आपको एथिकली हाई स्टैंडर्ड वाले लगें, सच बोलते हों, अपनी कोई बेईमानी किसी और पर ना डाल देते हों। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो आप दूसरे पे ना इल्ज़ाम धर दें। तो लिहाजा वो आपसे इंटरव्यू के दौरान में आपको जज कर रहे होते हैं, आपसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जिसमें आप जवाब देते हैं, और वो आपको वहीं पे इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं एथिकली। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। दूसरा देख लीजिए इस्टेब्लिश कोड ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स। हर मैनेजर को या हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उसके पास कोड ऑफ एथिक्स हो। आप दफ्तर में इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे, अगर आप बीच में कहीं पर उठ कर जाते हैं तो आपका वो टाइम माइनस कर दिया जाएगा, और इसके अलावा छुट्टी लेंगे तो ये होगा, आपने गालम गलोच नहीं करनी, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने किसी के साथ हार्श नहीं होना। तो लिहाजा आपके डिसीजन रूल्स होते हैं, रूल्स बुक बनी हुई होती हैं, आपको पहले दिन ही बता दिया जाता है कि भाई ये आपकी अलाउड चीज़ें हैं और ये नॉट अलाउड हैं, आप नहीं करेंगे नौकरी के दौरान। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट वन क्या है, लीड बाय एग्जाम्पल। ये बड़े मजे की, ये मैनेजर्स की बात है कि मैनेजर जब लीड करता है तो वो खुद अपने ऊपर सब कुछ ले लेता है, वो खुद को ठीक करता है। अगर मैं आपसे कहूँ सारे मास्क पहनो तो सबसे पहले मुझे मास्क पहनना होगा। अगर मैं ही मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरी एग्जाम्पल ही नहीं बनेगी आपके सामने, मैं नमूना ही नहीं बना। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन उनकी जो मिसाल है वो हमारे लिए है, यानी जो काम उन्होंने हमसे कहा उन्होंने उसको पहले करके दिखाया,
और फिर हम जब सहाबा कराम ने उनको काम करते हुए देखा तो सारे सहाबा कराम उनके पीछे पीछे वैसे ही हो गए। तो इसको हम कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आप अपनी मिसाल कायम कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शख्स हमें कह रहा है मास्क पहनो, उसने खुद ही नहीं पहना हुआ। जो शख्स हमें कह रहा है कि जनाब अली आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हों, गाड़ी मत चलाएं, वो खुद ही इशारा तोड़ के चला जाता है हमारे सामने। आप रॉन्ग साइड से ना आए तो पुलिस वाला खुद रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल लेके चला आ रहा होता है। तो लिहाजा हम लीड नहीं कर पा रहे एग्जाम्पल के साथ, तो लोग भी उसके पीछे नहीं चल रहे। अब आगे देखिए फोर्थ क्या है, जो मैंने थोड़ी पहले बात की थी, सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स एंड इंक्लूड एथिक्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। उसने मैंने जो आपसे बात कही थी कि अगर हम ये कह दें कि बेटा आपने ये काम करना है और ये मुझे आपने 2 घंटे में देना है, तो आप क्या करेंगे, नकल भी करेंगे, किसी और से भी करवाएंगे। नॉर्मली छोटे बच्चों को हमने देखा है जब स्कूल्स बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं तो बच्चा खुद तो कर रहा होता है, उसके साथ उसकी अम्मा और बहनें और भाई बैठ के भी होमवर्क करते हैं। मैंने बहुत कॉमन देखा है फैमिली में कि जनाब जाओ तो उसका बैग खुला होता है, 8 तरह की किताबें पड़ी होती हैं, तो 2 साथ और भी लोग बैठे होते हैं जो होमवर्क कर रहे होते हैं। क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम अकेले टीचर नहीं है, हमारे अलावा 5 मैडम या 5 सर और पढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं बस मैं ही हूँ और आज जाके इसने 10 सफ़े लिखने हैं। छोटा बच्चा जो होता है 2री 3री क्लास का, उसके लिए 10 सफ़े बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा फिर क्या होता है, बेचारी अम्मियाँ का होमवर्क करती हैं, बहनें भाई होमवर्क करते हैं। तो ये रियलिस्टिक जॉब गोल्स नहीं है। और यही अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर जाएं, मैं उससे कहूँ तुमने आज मुझे इस महीने में 1 लाख का मुनाफा देना है और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो मर भी जाएगा तो वो 1 लाख का मुनाफा जायज़ तरीके से नहीं कमा सकता। तो अब क्या होगा, वो शायद उल्टे सीधे काम करे, लोगों को 2 नंबरी से बेचे, बेईमानियाँ करे, और वो महीने के बाद मुस्कुरा रहा हो कि हाँ जी लाइए मेरा अप्रेजल, लाइए मेरा इनाम, मैंने पूरा कर दिया है। और फिर आपको शिकायतें आई, इसने तो हमें बेईमानी भी की है, इसने हमसे झूठ बोल के चीज़ें बेची हैं। तो ये देखो एक कितना मज़ेदार रूल है मैनेजर्स के लिए कि जो आप अपने गोल सेट करते हैं तो आप रियलिस्टिक होकर कीजिए। आप उनको अनरियलिस्टिक स्टेज में रखेंगे तो एथिकल रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। फिफ्थ इज प्रोवाइड एथिक्स ट्रेनिंग। बहुत सी कंपनियां करती हैं कि वो बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को एथिक्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स कराती हैं। तमाम एम्प्लॉयज़ जमा होते हैं, उनको एक केस स्टडी दे दी जाती है। अगर यूं हो तो आपके ख्याल में क्या होगा, वहाँ जजेस भी बैठे होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ अपने अपने आइदर अपने लैपटॉप से बैठ के उसके जवाब लिखते हैं, चेक 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 कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, वो कभी कागज़ पे लिख रहे होते हैं, कभी वो वर्बली बोल रहे होते हैं, और एट द स्पॉट फिर वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि इनका लेवल क्या है एथिकल, ये किस हद तक सही बात कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ट्रेनिंग्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि इसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को एथिक्स सिखाते हैं। जिस तरह हम कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चों को मेहमानों के साथ ज़रूर बैठ के खाने दें, उन्हें मत मेहमानों से अलग कीजिए, क्योंकि जब वो मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाते हैं वो सीख रहे होते हैं। कभी गलती भी होती है बच्चे से, आप लोगों के साथ घूर के देखते भी हैं और उसका वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो साथ बैठेगा तो कभी नहीं सीखेगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि उन ऑफिस के अंदर केस स्टडीज़ बता दी जाती हैं। अगर यूँ एम्प्लॉय आए, अगर आपका यूँ कस्टमर आए और वो इस तरह से नुक्स निकाले तो आप क्या करेंगे, उन नक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, उन खराबियों के बारे में। अब देखना यह है कि आप एथिकल बिहेव करते हैं, अनएथिकल हो जाते हैं, उसे जाओ जाओ अपना काम करो, हम नहीं बेच रहे। तो लिहाजा ये देखो, ये तमाम ट्रेनिंग्स का हिस्सा है। अब क्या है, कंडक्ट इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स, छापा। हम एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस देख रही होती हैं कि मैनेजर ने इस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो मैनेजर ने क्या बिहेव किया। इसी तरीके से जब आप काम कर रहे हैं तो एकदम से कोई आता है, हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो, और वो आपके कंप्यूटर को देखना शुरू कर देता है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स की मिसाल है। आप कहीं पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका वहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है, चेक कर रहे हैं कि जनाब मेरा ये बंदा आपके पास आया था, इसने आपको 5 लाख रुपए की चीज़ का बताया था, आपको इसका बिहेवियर कैसा लगा, इसने आपके साथ कैसे बात की, आपको क्या क्या ऑफर किया। तो ये ऑडिट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं बंदों को रास्ते पे रखने पे, एथिकल रखने पे। और अगर आप लास्ट देखो, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग एथिकल डायलेमास। अगर हमारी टीम में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम है, एथिकल इशू है उनका, तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम उनको जलील करके निकाल दें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें ट्रेन करें, उनके मसले को समझें, उनकी ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं। और अगर नहीं रिजॉल्व होता वो निकाल दिया जाता है, 1 दफ़ा वार्निंग, 2 दफ़ा वार्निंग, तीसरी दफ़ा ट्रेनिंग, कुछ और, फिर निकाल देते हैं। लेकिन एकदम से मत निकालें, क्या पता है कि उस बंदे का डायलेमा जो है वो सीरियस हो, वो रियल हो। तो हम ये कहते हैं कि फिर क्या है अच्छा बिहेवियर,
कि आप उस बंदे को सिखाएं, उसको ट्रेनिंग दें, उसको समझाएं कि देखो तुमने इस दफ़ा मुनाफा कमाया है झूठ बोल के, लेकिन ये गलत हो गया, तुम्हारी इतनी शिकायतें आ चुकी हैं, अब तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। देखो तुम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाकर भेजी थी और इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं की थी, शिकायत आ चुकी है, तो लिहाजा उस इशू में से उनको निकालने की कोशिश करें। तो वो लिखता है कि अमूमन देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ बेहतरी की तरफ आ जाते हैं अगर उनको समझाया जाए। फिर भी उसने लिखा है कि अक्सर ये भी होता है कि जो बाज़ प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं वो नहीं आते, तो कहते हैं फिर आप उनको निकाल दीजिए, फिर आप अपनी टीम को मज़ीद गंदा ना होने दें कि बाकियों को भी पॉल्यूट करे, आप उस बंदे को, उन बंदों को निकाल देते हैं। अब देखिए ज़रा कोड ऑफ एथिक्स को जो मैंने बयान अभी किया, अब वो उसको बताएगा होता क्या है। अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्राइमरी वैल्यूज एंड द एथिकल रूल्स इट एक्सपेक्ट्स इट एम्प्लॉयज़ टू फॉलो। मैं ये समझता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ को सच बोलना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। तो ये मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे दे दी जाती है कि भाईजान ये आपने करना है, और इसी के साथ एक और लिस्ट होती है कि इस तरह की हरकतें हम आपसे नहीं चाहते। तो लिहाजा ये दोनों आ जाते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने 3 तरह से बताया है कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। क्लस्टर 1 को उसने कहा कि एक ऐसा वो दिया गया कि एक डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन हम बना दें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ सही चले। तो क्या कहता है, सबसे पहली चीज़ उसने कही, कंप्लाई विद सेफ्टी, हेल्थ एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस। कुछ रूल्स हैं जो कि सेफ्टी से मुतालिक हैं, सेहत से मुतालिक हैं, सिक्योरिटी से मुतालिक हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जनाब ये हमारा कोड ऑफ एथिक की पहली शर्त है कि आपने अमल करना है सेफ्टी, हेल्थ और सिक्योरिटी के रूल्स पर, रेगुलेशंस पर। अब ज़रा देखिए दूसरा हमने क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाइए, कर्टेसी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। लिहाज कीजिए, कर्टेसी है लिहाज से बात कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए, रिस्पेक्ट है अदब के साथ बात कीजिए, ईमानदारी, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से। तो लिहाजा ये भी आ गया। इलीगल ड्रग्स एंड अल्कोहल एट वर्क आर प्रोहिबिटेड, बता दिया जाता है कि अगर आप, और बाज़ जगह तो मैंने ये देखा है कि कैमराज लगे हुए हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में एंड दे मॉनिटर यू, यू कैन नॉट इवन स्मोक इन योर केबिन। तो उन्होंने स्मोकिंग एरियाज बना दिए हैं। ये ड्रग श्रग तो बहुत बात की चीज़ें हैं ना, खुदा ना करे कोई इसको सोचे भी, लेकिन इवन स्मोकिंग जो है उसके लिए वो उसको नापसंद करते हैं। उन्होंने कैमराज लगाए हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं हॉल्स में। ज़रा सा धुआं की वैल्यू वहाँ पे बढ़ी, उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ी और उसने वहाँ से अलार्म करना शुरू कर देना है, उधम मच जाना है। तो लिहाजा फिर हम वहाँ पर, ये देखिए उसने पहले ही कह दिया कि ये नहीं चलेगा। मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस वेल, अब जो आपके अपने फाइनेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से अलग रखना है बाकी चीज़ों से, उनको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें लेकिन अलग तरीके से। एग्जिबिट गुड अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, दिखाइए पाबंदी से आना, वक्त पर आना। तो देखिए ये तमाम चीज़ें वही हैं जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ। फॉलो डायरेक्टिव्स ऑफ सुपरवाइजर्स, जो आपसे ऊपर बॉस है, इमीडिएट बॉस है, कोई मिडिल टीयर बॉस है, जो भी आपके ऊपर है, आपने उसकी डायरेक्शंस को, उसकी हिदायत को मानना है, उसकी बातों को मानना है। 7 देखिए, डू नॉट यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज। ये सब कुछ इनफैक्ट आपकी ट्रेनिंग है, आप जहाँ पर हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये सोसाइटी की एथिक्स हैं असल में। तो हमारी सोसाइटी भी स्ट्रांग है अगर हम इन तमाम पर अमल करें। तो देखिए एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, जो ही सीढ़ियाँ उतरे तो सामने से कोई भाई साहब अपने बाकी दोस्तों को, उनकी मदर सिस्टर एक करता हुआ जा रहा होता है, और फिर जब हमें वो देखता है शर्मिंदा भी होता है, लेकिन टाइम गुजर चुका होता है। हम भी कभी पकड़ लेते हैं कि बेटा थोड़ी तमीज़ से काम करें, और कभी हम आंखें नीचे करके गुजर जाते हैं। तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ख्याल रखना है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप राजा बाज़ार में, आप पिंडी में, आप सैटेलाइट टाउन में, आप इस्लामाबाद किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं फिर रहे, आप इंस्टीट्यूट में हैं। अपनी ज़बान को बंद रखिए वहाँ पे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ड्रेस इन बिजनेस अटायर, देखो ज़रा कितने मज़े की बात है कि अपने कपड़ों का ख्याल रखिए। वो नहीं कह रहा महंगे पहनो, मैं वही वाली जो बात क्लास में करता था कि यार प्रॉपर कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े। आप शलवार कुर्ता पहनिए, शलवार कमीज़ पहनिए, महंगी ना हो लेकिन साफ़ सुथरी हो, इस्त्री हुई हो, ताकि आप नज़र आए कि हाँ आप कौन है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये आपके गली मोहल्ले, मस्जिद, बाज़ार, आपकी फैमिली, ये सब जगहों के लिए, सोसाइटी के लिए। और अगर आप लास्ट देख लीजिए तो फायर आर्म्स एट वर्क आर प्रोहिबिटेड।
जो भी कोई असलहा है ये मना है। देखो क्या किया उसने, पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के हमें दिखा दिया, कोड ऑफ एथिक्स बनाकर दिखा दिया कि भाईजान ये चीज़ें आपने नहीं करनी यहाँ पर आपने, और ये करनी है, वक्त पर आना है और ये करना है, ठीक है। इसको देखिए। अब जरा एक और देखिए ये क्या चीज़ है। क्लस्टर 2 एक और ग्रुप के लिए उसने क्या बनाया, डू नॉट डू एनीथिंग अनलॉफुल और इम्प्रॉपर दैट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशन, उसने हेडिंग ये रखी। अब जरा देखिए क्या है, कंडक्ट बिजनेस इन कंप्लायंस विद ऑल लॉज, वही वाली बात हुई कि जो आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का वो लॉज के मुताबिक होना चाहिए। पेमेंट फॉर अनलॉफुल पर्पज आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड होता है मना होना, किसी भी गलत काम के लिए आप कभी कोई 1 टका भी नहीं देंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी, रिश्वत नहीं देगी, कोई पर्क्स नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं चलेगी। ब्राइब्स आर प्रोहिबिटेड, रिश्वत मना है। अवॉइड आउटसाइड एक्टिविटीज़ दैट इम्पेयर ड्यूटीज़, आप ऐसे किसी काम में मत इन्वॉल्व हों बाहर के काम में जो कि आपकी नौकरी पर असरअंदाज हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना अपने मोबाइल्स ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये टाइम मेरा है। अगर किसी के घर में इशू है तो वो मोबाइल ऑन रखे और वो मुझे बता दे कि मेरा मोबाइल ऑन है। बाकी के क्यों ऑफ है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि अब आपने पढ़ना है क्लास में, और जब आपने क्लास में पढ़ना है तो आपको कोई तंग ना करे, तो लिहाजा आपका फ़ोन ऑफ होता है। यही ऑर्गेनाइजेशन ने देखो उनको बोला कोई ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे आपकी अपनी ड्यूटी जो है वो नुकसान में हो या आप ड्यूटी पूरी ना कर पाएँ। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास फाइलें हैं, जो आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक कोई भी चीज़ है उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए, उसको किसी और को मत बताइए, ठीक है। तो लिहाजा वो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, वो किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियल रखना आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो गया। कंप्लाई विद ऑल एंटी ट्रस्ट एंड ट्रेड रेगुलेशंस, एक और चीज़, आपने कोई भी ऐसे रेगुलेशंस जो बने हुए हैं ट्रेड के, यानी मैं कह रहा हूँ मजदूर होते हैं उनके रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, आपने उनके साथ साथ चलना होता है। कि अब मैं आपको मिसाल चली यूँ देता हूँ कि 8 घंटे से ज़्यादा आप एक मजदूर से मजदूरी नहीं ले सकते। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को क्या करना है, वो उनको 16-16 घंटे नहीं बिठा सकेगा, तो उसने कंप्लाई करना है, उसने उसके ऊपर अमल करना है जो कि उस ट्रेड के उन मजदूरों के जो रूल्स बने हुए हैं, जो उनके रेगुलेशंस बने हुए हैं। फिर क्या है, कंप्लाई विद ऑल अकाउंटिंग रूल्स एंड कंट्रोल्स, अकाउंट्स के जो भी आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उन सबको आपने फॉलो करना है, उन पर आपने अमल करना है। डू नॉट यूज कंपनी प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट, अपनी ज़ात के लिए मत इस्तेमाल कीजिए जो कंपनी ने आपको चीज़ दी है उसकी प्रॉपर्टी। हमने देखा है इतवार बाज़ार में 24 हर इतवार को, मंगल को, जुमे को ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मैं बचपन से एक बात सोचता आ रहा हूँ कि एक गाड़ी का पेट्रोल हमारे टैक्स से जाता है, हज़ारों गाड़ियाँ हैं, लाखों हैं मुल्क में। जब ये बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती हैं क्या ये हलाल है? जब ये बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने जाती हैं क्या ये हलाल है? जब ये शॉपिंग प्लाजाज में जाती हैं क्या ये हलाल है? जब ये इतवार बाज़ार जाती हैं क्या ये हलाल है? इसी तरीके से जब इनमें बच्चे बैठ के इनको चलाते फिरते हैं क्या ये हलाल है? तो हमें सोचना पड़ेगा। ज़मीर सबके ज़िंदा है, सबको फ़ौरन समझ में आ जाएगी कि बात हो क्या रही है। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने ये गाड़ी मुझे ऑफिस के काम के लिए दी थी, ऑर्गेनाइजेशन ने ये दफ्तर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए दिया था। मैं यहाँ बैठ के सियासतें कर रहा हूँ दफ्तर के अंदर, मैं यहाँ बैठ के अपने कारोबार कर रहा हूँ, ये दफ्तर इस काम के लिए नहीं मिला था। तो लिहाजा अगर हम मुसलमान इसको सोचें तो फौरी तौर पे समझ में आ जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ गाड़ियों की, दफ्तर की, इवन एक बॉल पॉइंट अगर मुझे दफ्तर से मिलता है, एक मार्कर मिलता है, तो मेरा हक नहीं है कि मैं उसे घर ला के अपने बच्चों को दे दूँ, मैं उसे घर ला के ज़ाती काम में लाऊँ। ये बिल्कुल हराम है और ये इस पे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। जिनके नहीं है वो एक दफ़ा इसको बैठकर सोचें। लोग कहते हैं ना वो यार हम दफ्तर के लिए इतना करते हैं, अगर 2 बॉल पॉइंट ले लिए तो क्या हुआ? किस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप दफ्तर के लिए कुछ 15 मिनट ज़्यादा बैठेंगे तो आपको 2 बॉल पॉइंट हलाल हो जाएंगे? आपको हलाल नहीं है। तो लिहाजा इसको सोचना है। हमें अक्सर लोग पागल कहते हैं, ये नहीं कि हम बड़े नेक हैं, लेकिन वी ट्राई टू डू दैट, लेकिन हमें सुनने में आता है तो यार 4-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हैं, अगर 2 कागज़ ले लिए तो क्या हुआ? भाई वो 2 कागज़ हमारे नहीं हैं, वो फ़ोटो स्टेट मशीन हमारी नहीं है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इसको आप सोचिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी तकरीबन तबाह हो चुकी है। अब्बा जान दफ्तर में से ही नोट्स भेजते हैं,
उनकी फ़ोटो स्टेट सरकारी करवाते हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग भी सरकारी करवा के लाते हैं, और बच्चे शरीफ को कहते हैं कि बेटे हलाल खाया करो। अब सोचना ये है कि वो जो फ़ोटो स्टेट होकर आई, क्या वो हलाल थी? क्या वो अलाउड था कि आप अपने बाल बच्चों के लिए भी फ़ोटो स्टेट करवाएंगे सरकारी स्टेशनरी से? आई डोंट थिंक सो, लेकिन इस पर बहस हो सकती है। डू नॉट प्रोपगेट, मत फैलाइए फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा दफ्तर में होता है ना कि हम लोग बैठे कुछ कर रहे होते हैं, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन, भाई फलाना तो जा रहा है, फलाना तो आ रहा है, इसकी तो नौकरी गई, तो इस तरह की हरकतें मत कीजिए, ये भी प्रोहिबिटेड है। मेक डिसीजंस विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना फ़ायदा मत देखिए, ये मत सोचिए कि मैं जब ये डिसीजन करूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। बेशक आपको नुकसान भी हो रहा हो, अब आप वो डिसीजन कर जाएं। आप ये मत सोचें कि अगर मैं इस चीज़ की वैल्यू को इतना कर दूं और मेरे 5 दोस्त हैं, वो सारे के सारे गाड़ियां बेचते हैं और मैं महंगी गाड़ियां इनसे लेता हूं, इनको फ़ायदा दे दूं, तो मेरा डिसीजन हराम होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्लस्टर 3। अब ये है कस्टमर्स की, ये था ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कस्टमर के हवाले से। बी गुड टू कस्टमर्स, कन्वे ट्रू क्लेम्स इन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, जो मैंने पहली बात की थी कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ होता है 50% सेल, और जाते हैं तो सेल वहाँ पर चंद 10 जूते होते हैं जो सेल लगी होती है, बाकी 250 जूतों पे वो कहते हैं कोई सेल नहीं है सर। इश्तिहार के नीचे हमने मुन्ना सा लिखा था कि सिर्फ सिलेक्टेड जूतों के ऊपर होगी। तो देखिए ये वो वाली बात कर रहे हैं। परफॉर्म असाइन ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अगर आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटीज़ को बेस्ट तरीके से परफॉर्म कीजिए। जो मेरा आजकल की एक शिकायत है कि मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए जो बंदा भी पब्लिक डीलिंग कर रहा है उसके पास। क्यों? हम लाइंस में खड़े होते हैं और चौधरी साहब अंदर बैठे हुए दफ्तर में मोबाइल पे लगे होते हैं, तो ये कस्टमर के साथ इंतहाई बदतमीज़ी है। बैंक्स के अंदर एसी लगे होते हैं, बाहर सारी लाइन जो लगी होती है वो धूप में होती है, राइट? तो ये गलत है। और लास्ट देखो ज़रा फिर क्या है कस्टमर्स की अच्छाई के लिए, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ये हर जगह क्या रूल है, ये पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया का है। हमारे यहाँ हम कहते हैं चाइना में जाके कि हमें सबसे थर्ड क्लास चीज़ के ऊपर मार्का ज़रा अच्छा लगा दीजिएगा, तो हम खुद एथिकली रॉन्ग हैं, अपने कस्टमर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अदरवाइज़ जो कोड ऑफ एथिक्स है वो यही है कि बेहतरीन चीज़ उस प्राइस में जो है वो अपने यूज़र को दीजिए। अब देखिएगा ज़रा द वैल्यू ऑफ एथिक्स ट्रेनिंग क्या है, क्या फ़ायदा होता है हमें इस एथिकल ट्रेनिंग का। कैन मेक अ डिफरेंस इन एथिकल बिहेवियर। हम फ़र्क लाते हैं, हमारे बंदे इंप्रूव हो जाते हैं उन ट्रेनिंग्स में बैठ बैठ के। आज जब उनको मिसाल के तौर पर बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इस्लामिक बयान सुनवाते हैं, किसी एक बड़े अच्छे आलिम दीन को लाते हैं, वो आके बैठते हैं और बैठ के उनके साथ ईमानदारी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर बातचीत करते हैं, सच बोलने के ऊपर बात करते हैं, तो लिहाजा उससे चेंज आता है। फिर देखो इंक्रीज एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस डिसीजंस, जो मैंने अभी कहा था कि आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी दे दी जाती है बैठे बैठे कि ट्रेनिंग के दौरान में बताइए अगर यूं हो जाए तो क्या होगा, और यूं। तो देखो क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ जो पहले उस केस स्टडी को समझते ही नहीं थे, उन्हें पता नहीं था क्या चीज़ है, जब उनको केस स्टडीज़ दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, इश्यूज़ उनकी आंखों के आगे लाते हैं, तो वो सीखना शुरू कर देते हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, और फिर उनको ये तरीका भी समझ में आता है कि हमने इसके ऊपर कैसे बिहेव करना है, हमारा अनएथिकल बिहेवियर क्या होगा, हमारा एथिकल बिहेवियर क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्लैरिफाइज एंड रीइंफोर्सेस द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। ये हमारे जहनों के अंदर पहली चीज़ क्लियर करता है और फिर उसको और पुख्ता कर देता है, रीइंफोर्स कर देता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड क्या है, उसका कंडक्ट, उसका लोगों के साथ रवैया, आपस में भी और कस्टमर्स से भी उसका कंडक्ट कैसा है। तो लिहाजा ये हमारे जहनों में पुख्ता होता जाता है उन ट्रेनिंग्स की बार बार अटेंड करने की वजह से। It helps employees become more confident that they will have the organization's support when taking unpopular but ethically correct stances. मैं मिसाल देता हूँ, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि इससे आपके एम्प्लॉयज़ का एतमाद बढ़ जाता है कि जी अगर मैं ये वाला काम करूँगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में सीखा था ऐसे करना है। अब अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो मैं सच ही बोलूँगा, क्योंकि एथिकल जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि आप ऐप बता दें, आप अगर खजूरें बेच रहे हैं तो आप बता दें कि ये वाली खजूरें ख़राब हैं, ये ठीक है। अगर आप गंदम बेच रहे हैं तो बता दें ये गीली है, ये खुश्क है। ये हमारे इस्लाम के देख लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं सारे,
कि आपको नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन आपके जो जो आपके रूल है, जो जो एथिकल आपका डिसीजन है, वो एथिकल ही रहना चाहिए डिसीजन, उसको आपने अनएथिकल नहीं होने देना, झूठ नहीं बोलना। तो ये हमारे पास हैं वैल्यूज़। अब ज़रा अगर आप देखो, अब प्रोसेस फॉर एड्रेसिंग एथिकल डायलेमास, जो हमारे पास इश्यूज आते हैं कैसे। नंबर वन, व्हाट इज़ द एथिकल डायलेमा। पहले हमें समझना होता है कि इशू क्या है भाई, हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई है। फिर क्या है, सेकंड, हु आर द इफेक्टेड स्टेक होल्डर्स, वही वाली बात, किन किन लोगों पे इफेक्ट आएगा, कौन कौन से लोग मुतासिर होंगे, किन किन को फेस करना पड़ेगा, तो हम उनको देखते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। फिर देखो, व्हाट पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस डिसीजन। अब जो हमने फैसला किया है या करना है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे और लोगों पे, मेरे पर्सनली मेरे ऊपर जो डिसीजन ले रहा हूँ। तो लिहाजा मुझे देखना है कि इस डिसीजन के लिए कौन कौन से लोग रेलिवेंट हैं। बात समझ में आती है कि व्हाट पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट, जो हमने भी पढ़े भी थे, उन सबको नज़र में लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, व्हाट आर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। अगर हम ये डिसीजन ना लें, हम इसको रोकना चाहें कि नहीं नहीं रुक जाए यार, ये एक्शन ज़रा गलत हो जाएगा, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल एक्शन है, कोई डिसीजन है, अगर हम वो ले लें तो हमें नुकसान कम हो, लोगों को नुकसान कम हो, स्टेक होल्डर्स को नुकसान कम हो। और तो लिहाजा हम देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव है या नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा राइट साइड पे खड़ा होना है और फिर आपने कहना है व्हाट इज़ माय डिसीजन, मेरा डिसीजन अब क्या है, इन तमाम ऊपर वाले 4 स्टेप्स को देखते हुए। और फिर मैं कैसे इस डिसीजन पर अमल करूँगा, मैं इस पे कैसे काम करूँगा कि ये डायलेमा रिजॉल्व हो जाए, मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैंने बदतमीज़ी कर देनी है, मैंने बंदे निकाल देने हैं, मैंने किसी को सज़ा नहीं, या फिर मैंने इनको समझाना है और मैंने इसको प्रॉपर तरीके से। तो देखना होता है कि क्या, वही वाली सारी बात, आप इन 4 के बाद आप नतीजे पे पहुँचते हैं कि आपका डिसीजन क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, प्रोमोटिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आपने यहाँ तक पढ़ना है, सो इसको आप पढ़िए, बुक से ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ की एग्जाम्पल जो मैंने छोटी यहाँ पर दी हैं, डिटेल में आपको मिलेंगी, उनको आप देख लीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।